हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 35। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 35। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पूरे व्याख्या के साथ। और वो जो 25 प्रश्न होते हैं वो PYQ के रहते हैं। और हम लोग इसमें जुलाई 2018 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जुलाई 2018 में हमने 75 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से शुरू करेंगे। और 76 से 100 के बीच में ऐसे प्रश्न हैं जो तर्क और स्थापना वाले प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्न को यहाँ मतलब कि सॉल्व करेंगे हम लोग। और एक आता है कि अवतरण वाला, कि अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग आज ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब जो आगे अवतरण हम लोग पढ़ेंगे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों और उससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए होंगे आगे चल के उनके उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन देंगे। अवतरण में से मतलब कि प्रश्न दिए गए रहेंगे और उन्हीं के उत्तर को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए अवतरण को पढ़ते हैं। लिखा है कि सौंदर्य किसे कहते हैं। पूछा है कि सौंदर्य किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि प्राकृतिक, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। प्राकृतिक, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के जो आनंददायक गुण का नाम क्या है, सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में जो कुरूप रहता है और असुंदर रहता है उसको भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। तो हम दुख वाला नाटक या दुख वाली कोई फिल्म देखते हैं तो हमको क्या होता है, हमें दुख होता है। ठीक, साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है। इस आपत्ति का उत्तर यह कि कला में क्रूप और असुंदर विवादों स्वरों के समान है जो राग के रूप को निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है या असुंदर। मतलब यहाँ पे फिर पूछा कि विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य या असुंदर, क्वेश्चन मार्क है, जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं। कला में उसकी परिणति सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न। कई प्रकार क्वेश्चन है कि मानव करुणा की इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। और फिर पूछा है कि सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न। लिखा है यहाँ पे कि दुखांत नाटक अथवा करुण रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। इसके सिवाय इस तरह के साहित्य में हम बहुधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों से वीरतापूर्ण संघर्ष करते हुए पाते हैं। संघर्ष का यह उदाहरण भाव दुख की अनुभूति को सीमित कर देता है। वीर मनुष्य का यह संघर्ष हमें अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग करता है। उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तथा पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। उनकी वेदना हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आनंद को इस व्यापक रूप में ले और इंद्रजन्य सुख का पर्यायवाची ही न मान ले तो हमें करुणा और विभत्स का चित्रण में सौंदर्य के अभाव के प्रति प्रतीत न होगी। ते थे अवतरण। अब हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। साहित्य विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है क्योंकि
साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि विभत्स को भी काव्य शास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। सी में की कला विभत्स से घृणा करना नहीं सिखाती, और डी में की विभत्स का चित्रण आकर्षण होता है। तो 76 का इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो देखो, साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है, कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। 76 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। दिए गए गद्यांशों के अनुसार साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। शेष विकल्प जो है क्या है, असंगत है। प्रश्न संख्या 77 लिखा, इनमें से कौन सा कथन सही है। ए, वीर मनुष्य की पराजय आनंद का मूल कारण है। बी, दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तथा सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। सी में एक दुखांत नाटक दूसरे के दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। डी, प्रबुद्ध दर्शक और पाठक दुख को एक सीमित भाव मानते हैं। तो 77 का इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है कि दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। 77 का विकल्प बी जो है वो सही है। दिए गए कथनों में सही कथन है कि दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। प्रश्न संख्या 78 लिखा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। ए, वीर मनुष्य की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। बी, करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत स्थितियों में संघर्षरत होता है। सी, संघर्ष का औदात्य दुख को सीमित करता है। और डी, दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन डी जो है वो सही नहीं, कि दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, ये बात गलत है। विकल्प डी जो है वो गलत है, सही नहीं है। देखो, गद्यानुसार दिए गए कथनों में दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है, यह कथन सही नहीं, जबकि अन्य तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 79 लिखा कि दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है। दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है। ए, उनमें कुरूप और असुंदर को महत्व दिया जाता है। बी, सभी दुखांत नाटक प्रायः महान होते हैं। सी, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। और डी, दुखांत नाटकों में नाटककार सहानुभूति का चित्रण करता है। 79 का कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा इनमें से। दुखांत नाटक में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है। तो इसका आधार है कि दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है, यही इसका आधार है। 79 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो, गद्यांश के अनुसार दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या से लिखा है कि करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है, क्योंकि ए, आनंद मात्र इंद्रिय जन्य सुख है। बी, साहित्य में करुण रस अपरिहार्य है। सी, इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। और डी, साहित्य में दुख की निरपेक्ष स्थिति है। 80 का इसमें से कौन से विकल्प जो है वो सही है, कि करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है, क्योंकि इस साहित्य में मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। 80 का विकल्प सी जो है वो सही है। गद्यांश के आधार पर करुण रस के साहित्य में आनंद निहित इसलिए होता है क्योंकि साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। फिर यहाँ पे निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 81 से 100 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क।
कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 81 से 100 तक वाले प्रश्न जितने भी आएंगे वो स्थापना और तर्क वाले आएंगे। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। स्थापना में लिखा है कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि जब तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रुके विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो कोड ए में दिया कि ए सही आर सही, फिर यहाँ पे बी में है कि ए सही आर गलत, बी सी ऊपर नीचे हो गया है, सी में दिया कि ए गलत आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 81 का कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो स्थापना देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार में रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तो ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूप के विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। ये भी सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो दोनों सही है। तो दोनों किस में है, तो विकल्प ए में ए और आर दोनों सही। देखो जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। अतः स्थापना तथा तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 82, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क आर में क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। कोड ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। 82 का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, स्थापना को देखते हैं कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। ये बात सही है। तर्क आर में दिया कि क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। तो दोनों सही किस में है, तो विकल्प बी में है। तो विकल्प बी जो है वो सही है। ए सही आर सही 82 का। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। मतलब शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 83, स्थापना में लिखा है कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। कोड में है कि ए में है कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 83 का कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो फिर से मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं स्थापना को। लिखा है कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। ये बात सही है। तो ये बात सही है। तर्क आर में क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता, तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही किस में है, तो विकल्प सी में है। तो 83 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता, अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 84, स्थापना में लिखा है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या है, मार्क्सवाद है। तर्क आर में है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। कोड में दिया गया है कि ए में है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत।
तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो स्थापना में कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, तो ये बात गलत है, मार्क्सवाद नहीं है। और तर्क आर में क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, तो ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। 84 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है कि दोनों गलत है। बी में ए गलत आर गलत। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, यह गलत है। क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या है, दलित उत्थान तथा यथार्थवाद। वहाँ पे क्या दिया था कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या, मार्क्सवाद, लेकिन उसका जो है दलित साहित्य का जो वैचारिक आधार क्या है वो दलित उत्थान तथा यथार्थवाद है, और न ही दलित साहित्य में मार्क्सवाद या वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। मार्क्सवाद का विचारधारा समाजवाद से संबंधित है, न कि किसी एक वर्ग विशेष से। अतः स्थापना ए और तथा तर्क आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 85। स्थापना में लिखा कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क आर में क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। कोड में कि ए में लिखा कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 85 का कौन सा विकल्प जो है वो सही है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, क्या ये बात सही है। तो ये बात जो है वो गलत है। तर्क आर में दिया क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है, ये बात सही है। तो ए गलत आर सही। किसमें है, तो विकल्प बी में है। तो 85 का विकल्प बी जो है वो सही है। लिखा है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, यह तथ्य गलत है। सामाजिक कल्याण अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का दर्शन है। अस्तित्ववाद दर्शन का नहीं है, मतलब सामाजिक कल्याण अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का दर्शन है। अस्तित्ववाद का प्रभाव प्रयोगवाद में पूर्णतः दिखा, जिसका स्वरूप अहमनिष्ठ भाव था। क्योंकि यह अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है, अतः स्थापना ए गलत, तर्क आर सही है। प्रश्न संख्या 86। स्थापना ए में लिखा कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क आर में इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। कोड में कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 86 का कौन सा विकल्प जो इसमें से सही होगा। तो देखो, स्थापना और तर्क ये दोनों के दोनों ही गलत हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन सी में कि ए गलत आर गलत, तो 86 का विकल्प सी जो वो सही है, दोनों गलत। यहाँ पे लिखा है कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, यह तथ्य गलत है। क्योंकि मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति निहित वासना या संस्कार वंशानुक्रम में संचय होती है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट होती है। यह तथ्य भी गलत है, क्योंकि भारतीय आचार्यों की अवधारणा पश्चिम से पुष्टि नहीं होती, अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 87। स्थापना में है कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गार्भीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क आर में क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। कोड ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही।
तो 87 का कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो कौन सा सही होगा? तो वो होगा कि ए गलत है, आर सही है। तो किसमें? विकल्प बी में है कि ए गलत, आर सही। ये गलत है और ये सही है। देखो आगे लिखा है, इसीलिए मैं मतलब उसको दोहरा नहीं रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गार्भीय आदि भावना का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। यह स्थापना क्या है? गलत है। यह स्थापना गलत है। दिए गए समस्त भावों का अनुभव अकेले नहीं बल्कि उपस्थिति समुच्चय सामाजिक हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। अतः स्थापना ए गलत तथा तर्क आर जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 88, स्थापना में लिखा कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। स्थापना में कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क आर में क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कोड में कि ए सही, आर गलत। फिर यहाँ पे बी में कि ए गलत, आर सही, बी और सी पंच हो गया। सी में कि ए सही, आर सही, और डी में कि ए गलत, आर गलत। तो 88 का कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? तो देखो ये दोनों ही के दोनों लिखा है कि स्थापना कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य का कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो विकल्प डी जो है वो सही है, ए गलत, आर गलत। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। यह तथ्य गलत है। एकांकी पूर्णतः लघु संस्करण न होकर नाटक का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य का कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह तर्क भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एकांकी के माध्यम से नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास संभव है। अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों क्या है? गलत है। स्थापना में लिखा है कि वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है। एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्क आर में क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। कोड में दिया है कि ए में कि ए सही, आर सही, बी में कि ए गलत, आर गलत, सी में कि ए गलत, आर सही, और डी में कि ए सही, आर गलत। तो 89 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो देखो ये दोनों के दोनों विकल्प क्या है? वो सही है। स्थापना ये भी सही है। लिखा है स्थापना में कि वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। ये बात सही है। तर्क आर में क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। ये भी सही है। तो दोनों से तो 89 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प ए जो है वो सही होगा। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति है, ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 90, स्थापना में लिखा है कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क आर में क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। तो 90 का कौन सा विकल्प जो वो सही होगा? कोड में दिया है कि ए में ए सही, आर सही, बी में कि ए गलत, आर गलत, सी में कि ए सही, आर गलत, और डी में कि ए गलत, आर सही।
तो 90 का कौन सा विकल्प जो वो सही होगा। तो देखो, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। सही बात है, ये बात सही है। और तर्क में दिया है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। मतलब नाटक कभी कभी लिखा हो, लेकिन जब नाटक खेला जाएगा तो वो वर्तमान में ही खेला जाएगा ना, तो इसीलिए तो दोनों ये भी सही है। तो दोनों सही। ए 90 का विकल्प ए जो वो सही है। ए सही, आर सही। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। उदाहरणतः यदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त लिया जाए तो लिखा 1928 में है, किंतु उसे खेला जाए या मंचन किया जाए तो वह वर्तमान में ही होगा। मतलब यहाँ पे उदाहरण में बताया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। अगर वो लिखा गया 1928 में, लेकिन अगर वो खेला जाएगा या मंच पे प्रस्तुत किया जाएगा तो वो वर्तमान में ही खेला जाएगा। उदाहरण के लिए बताया यहाँ पे। अतः नाटक जड़ नहीं बल्कि गतिशील पाठ है। क्या है वो? नाटक एक गतिशील पाठ है, इसलिए स्थापना तथा तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 91, स्थापना में लिखा है कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क आर में क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। कोड में कि ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 91 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये दोनों के दोनों बातें क्या है? गलत है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ये बात गलत है। और क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये भी बात गलत है। सामाजिक भाव है, तो दोनों गलत। तो विकल्प सी जो है वो सही है 91 का, कि दोनों गलत। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, दोनों गलत है। क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम निजी के साथ साथ अन्य सामाजिक तथा सहृदय का भी होता है तथा प्रेम सामाजिक भाव भी होता है। अतः दिए गए स्थापना तथा उसका तर्क दोनों गलत है। स्थापना में कि चेतना अनुभूति की संगतता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क आर में क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। कोड ए में लिखा है कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 92 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो 92 कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो सही होगा कि ए सही आर गलत होगा। चेतना अनुभूति की संगतता और चिंतन की पराकाष्ठा, ये बात सही है। और लिखा है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से, ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 92 का विकल्प बी जो वो सही है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, सही है। जबकि इसके तर्क क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, ये बात गलत है। वह इसलिए कि अनुभूति का संबंध इंद्रियों से तथा चिंतन का संबंध विचारधारा से है। अनुभूति का संबंध किससे? इंद्रियों से है तथा चिंतन का संबंध विचारधारा से। स्थापना ए सही, किंतु आर क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 93, लिखा स्थापना में कि श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क आर में क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धेय तक पहुँचती है। कोड में कि ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर सही। तो 93 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? स्थापना में लिखा है कि श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है, तो ये बात गलत है। तर्क आर में क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है, श्रद्धेय तक पहुँचती है, ये बात सही है। तो ए गलत, आर सही किसमें है? तो विकल्प सी में है। तो 93 का विकल्प सी जो वो सही है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होते हैं, यह कथन गलत है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन ज्ञात होता है, चाहे वह इष्ट हो या प्रेमी हो या कोई अन्य हो, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। अतः स्थापना ए गलत तथा आर क्या है? सही है। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 94। स्थापना में लिखा कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क आर में है कि इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न की बराबर है। कोड में दिया है कि ए में है कि ए सही आर गलत, बी में के गलत आर सही, सी में के सही आर सही और डी में के गलत आर गलत। तो 94 का कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो देखो, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है, ये भी बात गलत है। तो दोनों क्या गलत है? तो दोनों गलत किसमें? तो ऑप्शन डी में है। तो ए गलत आर गलत, दोनों क्या है? गलत है। 94 का विकल्प डी जो है वो सही है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिगता, प्रकृति प्रेम, करुणा की भावना, राष्ट्रीयता, नारी चित्रण, मानवता तथा रोनियों से मुक्ति का काव्य है। इसलिए उसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना विद्यमान है। अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 95। स्थापना में लिखा है कि भक्ति को सापरानुरक्तिरेश्वर कहा गया है। तर्क आर में किस लिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। कोड में कि ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में के गलत आर सही, सी में के सही आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 95 का कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो भक्ति को सापरानुरक्तिरेश्वर कहा गया है, ये बात सही है। और तर्क आर में कि इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, ये बात सही है। दोनों सही है। तो विकल्प सी जो है वो सही है 95 का। प्रश्न संख्या 96। देखो यहाँ पे सी लिखा है। प्रश्न संख्या 96। स्थापना में है कि मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क आर में क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। कोड ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए तथा आर दोनों सही। तो 96 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो देखो, 96 का विकल्प डी जो वो सही है, दोनों सही हैं। कि मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, ये बात सही है। क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्याण तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों क्या है? सही है। प्रश्न स्थापना में लिखा है कि स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क आर में क्योंकि यह द्विवेदी योगिन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। कोड ए में कि ए सही आर गलत, फिर यहाँ पे मतलब सी में कि ए गलत आर गलत और बी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर सही, फिर बी सी ऊपर नीचे हो गया है। तो 97 का कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। तर्क आर में क्योंकि यह द्विवेदी योगिन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, ये बात सही है। तो आर गलत, ए गलत आर सही किसमें है? तो विकल्प बी में है। तो विकल्प बी जो है वो सही है 97 का। देखिए यहाँ पे आंसर जो है बी है, वही लिखा है। प्रश्न संख्या 98। लिखा है स्थापना में कि अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क आर में क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को
स्वीकार करता है। कोड ए में ए सही आर गलत, बी में के गलत आर सही, सी में के गलत आर गलत और डी में ए सही आर सही। तो 98 का कौन सा विकल्प सही होगा? कि अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, ये बात सही है। तो ये बात सही है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, ठीक ना। ये बात क्या है? ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत, किसमें? तो विकल्प ए में। तो 98 का विकल्प ए जो वो सही है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। अद्वैतवाद केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है तथा जगत को मिथ्या। इस कथन के संदर्भ में दिए गए तर्क, क्योंकि यह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, असंगत है। प्रश्न संख्या 99, स्थापना में लिखा कि आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क आर में है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। कोड ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 99 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो देखो, ये जो है विकल्प दोनों ही सही होगा। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्य की परिवर्तन का पर्याय है, ये बात सही है। और क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो विकल्प सी जो वो सही है। आधुनिक देखो आंसर सी है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्य के परिवर्तन का पर्याय है, ये बात सही है। आधुनिकता से आशय बदलाव से, और बदलाव निरंतर होता रहता है, चाहे वह मूल्यों का ही क्यों ना हो, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। अतः दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 100, लिखा है स्थापना में कि देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि की विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क आर में है, साथ ही उसमें व्यक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। कोड में है कि ए में है कि ए सही आर सही, बी में के गलत आर गलत, सी में के गलत आर सही और डी में के सही आर गलत। तो 100 का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो देखो 100 का विकल्प जो है डी सही है, ए सही, ये सही है, आर क्या है? ये गलत है। देखो डी है कि देशभक्ति, संस्कृत राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि की विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, सत्य कथन है ये। साथ ही उसमें व्यक्त के महानाट्य एपिक थिएटर के संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही नहीं है। तो अतः स्थापना ए सही है तथा आर क्या है? गलत है। ठीक, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आपको और प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मैंने कहानियों के लगभग जितनी कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई है सब कहानी मैंने करा दिया है। अगर आपको उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।